हेलो पुलिस। मरने वाले का नाम दिनेश गुप्ता था और ये रोहताश कंपनी में काम करता था। सर मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा किसी ने भी गोली मारने वाले को नहीं देखा। और जिसने फोन करके इस घटना की जानकारी दी उसने क्या कहा? सर उसने बताया कि 2 लोग थे, लेकिन चेहरा ढका होने की वजह से वो उन्हें पहचान नहीं सके। एक आदमी ने लाल रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा था और दूसरे ने काले से। एक नजर में वो बस इतना ही समझ पाया कि लाल रुमाल वाला आदमी हट्टा कट्टा और लंबा था और काले रुमाल वाला आदमी एवरेज हाइट का था। एक काम करो, यहाँ आसपास के जितने भी सीसीटीवी हैं सबके फुटेज कलेक्ट कर लो। शायद लाल और काले रुमाल वालों की कोई और भी क्लू मिल जाए। राजेश जी, आपको तो पता ही होगा कि दिनेश का कत्ल हो गया है। यस सर, वो हमारी ही कंपनी का कलेक्शन एजेंट था। क्या दिनेश का किसी से कोई विवाद था? ऑफिस में तो किसी से नहीं था, बाकी सर हमारे काम में कलेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। कल दिनेश किससे कलेक्शन लेने गया था? सॉरी मैम, ये पता नहीं है। पता नहीं है से क्या मतलब आपका? मैम, कलेक्शन एजेंट्स के पास रिकवरी की एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट के हिसाब से जो उसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लोकेशन लगती है वो वहां चला जाता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन में ही मिलती है। अनफॉर्चुनेटली दिनेश की क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई, इसलिए हमें नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ गया था कल। लिस्ट कहाँ है? कामिनी जी, लिस्ट के सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाइए। आप सब जा सकते हैं। सर ये तो शॉकिंग है। दिनेश ने मरने से पहले सक्सेना, गुप्ता और शर्मा से 3 लाख का कलेक्शन किया था। इसका मतलब यू आर राइट कामिनी जी, ये कत्ल पैसों के लिए ही हुआ है। लेकिन सर लुटेरों को कैसे पता चला कि दिनेश के पास इतने पैसे हैं? यही सवाल है कामिनी जी। एनीवे, वो सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? आपकी टेबल पर है। सर वारदात के बाद दोनों साथ में भागे थे, लेकिन आगे जाकर एक आदमी तो गायब ही हो गया। किसी भी फुटेज में नहीं दिख रहा है। तो क्या हुआ कामिनी जी? दूसरा तो दिख गया। ये देखो, लाल रुमाल, हट्टा कट्टा, लंबा आदमी, ई रिक्शा पर। हाँ सर, ये तो वही है। अब जल्द ही ये हमारे शिकंजे में होगा कामिनी जी। हाँ हाँ साहब, मैं जानता हूँ, ये लखन भैया हैं। पक्का ये वही है? हाँ हाँ साहब, ये जिस कंपनी में काम करते हैं वहां तक मैं इन्हें रोज छोड़ता हूँ। कंपनी कहाँ है? लखन नाम का आदमी यहाँ काम करता है? थोड़ा हट्टा कट्टा है। हाँ सर, यही काम करता है, पर एक हफ्ते से लखन और उसका दोस्त जीतू दोनों अपने गांव खंडवा गए हैं। उनका कोई फोन नंबर, कोई फोटो है? फोन नंबर तो नहीं है सर, दरअसल वो दोनों फोन यूज ही नहीं करते, लेकिन फोटो है मेरे पास। कामिनी जी दोनों बहुत होशियार हैं। कोई उन्हें ट्रेस ना कर पाए इसलिए फोन यूज नहीं करते, लेकिन उनको पता नहीं है राठौर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
सर लखन जी तो अगर गांव नहीं आए तो दोनों गए कहाँ? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम। माफ करना साहब। सलाम साहब, मैं रघु साहब। सब मैंने पी नहीं है। वो तो मेरे दोस्त लखन और जीतू बड़े शहर से आए तो थोड़ी पी ली, कसम से साहब। लखन और जीतू? हाँ साहब, लखन और जीतू मेरे यार, जाने जिगर, दुखों के साथी, मेरे हम प्याले, मेरे हम प्याले। अरे वाह, ऐसा है तो हमें भी मिलवा दो उनसे, 2 घूंट हम भी मार लें आपके प्याले ख्यालों के साथ। साहब बेबड़ों का तो एक ही ठिकाना, 24 घंटों में जब मौका मिले लगा दो ठेके का निशाना। वही मिलेंगे साहब। और ये वही जगह कहाँ है रघु जी? कितना मीठा बोलती हैं आप। सुनिए, ये लखन और जीतू जब भी शहर से कमाकर लौटते हैं तो अपने गांव के घर में घुसने से पहले 15-20 दिन अंग्रेजी शराब के ठेके पर ही दिखते हैं। जब ठेके पर नहीं होते तो जाने कहाँ मौज करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये ठेका कहाँ मिलेगा? इसी रोड पर सीधा 3 किलोमीटर आगे जाइए साहब, मिल जाएगा। ओके, थैंक यू रघु जी। साहब बुरा ना माने तो उन्हें एक हाफ और चखना पैक करके लाने के लिए कह देना। ठीक है, बोल दूंगा रघु जी। आप कितने अच्छे वाले साहब हैं। जय साहब, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में। जिंदगी हो तो ऐसी, एकदम मस्त, नो टेंशन। क्यों कामिनी जी? यस सर। तो चलिए, अंग्रेजी शराब का ठेका इंतजार कर रहा है हमारा। सर दोपहर से शाम हो गई है, 10 से 15 कप चाय पी चुके हैं। इन दोनों के चक्कर में हमारा शुगर ना बढ़ जाए कहीं। अगर आप चाय से उकता रही हैं तो ठेका सामने है, 2 घूंट मार लीजिए। अरे सर कमाल करते हैं आप भी। सरकारी नौकरी है, ड्यूटी पर हूँ। ठीक है, तो ड्यूटी के बाद ले लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, मैं शराब नहीं पीती। पीती नहीं हो तो जीती कैसे हो? ये चाय पीकर। सर वो दोनों आ गए। कौन है बे? बे नहीं बाप, इंस्पेक्टर राठौड़। अब जल्दी से बको, तुम दोनों ने दिनेश को क्यों मारा? किसके कहने पर मारा, बोलो। हमने उसे किसी के कहने पर नहीं मारा साहब। उसकी किस्मत खराब थी जो उस दिन वो हमारे हाथ लग गया। हम तो उससे बस उसका बैग छीनना चाहते थे, पर बहुत दम था उसमें। वो हम पर भारी पड़ने लगा तो गोली चल गई। तुमने चंद पैसों के लिए बिना किसी हिचक के एक मासूम की जिंदगी छीन ली। अब तुम्हारे इस अपराध की सजा तुम्हारी जिंदगी छीनेगी तुम दोनों से। फांसी होगी तुम दोनों को, फांसी। कामिनी, ये आदमी बेचारा बेमतलब मारा गया। सही कहा सर, ऐसी मौत किसी को नहीं आनी चाहिए। कितनी छोटी सी वजह थी, मोबाइल में कुछ गड़बड़ी हुई और शॉक लगने के कारण मर गया। ये आजकल मोबाइल से बहुत सी मौतें हो रही है। वही तो, अब इसका क्या करें सर? करना क्या है, एक्सीडेंट का केस बनाकर केस को बंद कर दूं। बेचारा भरी जवानी में मर गया। यस सर। क्या बात है सर, आज बड़े खुश लग रहे हो। बहुत सेल्फी ली जा रही है। हाँ कामिनी, मैं तो बस नए फोन का कैमरा चेक कर रहा था, आज ही खरीदा है। वाह सर, मोबाइल तो बहुत अच्छा है। अच्छा तो होगा ही, महंगा जो है। सर, मेरी बीवी करंट लगने से मर गई सर। कब और कैसे? अभी हुआ। वो फोन पर बात कर रही थी, तभी अचानक उसे जोर का झटका लगा और वो नीचे गिर गई। कामिनी, इस हफ्ते का दूसरा केस है ना? नहीं सर। तो फिर? शायद ये 8वां है।
इतने केसेस हो गए फिर भी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी सर, मैंने सोचा ये सब एक्सीडेंट है, इसीलिए कोई केस नहीं हुआ। कामिनी, एक बार जो होता है उसे एक्सीडेंट कहते हैं। बार बार अगर ऐसा हो तो समझ जाओ कि कहीं पर कुछ बुरा हो रहा है। जी सर। आगे से ध्यान रखना। अब तक जितनी मौतें चोट लगने से हुई हैं उन सब की डिटेल चाहिए मुझे। अब चलो ये केस देखते हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और अच्छी तरह से देखने के लिए कहो। हाँ सर। साहिल, क्या ये तुम्हारी बीवी का मोबाइल है? हाँ सर। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। इसने ये कब खरीदा था? 2 दिन पहले सर। कामिनी, यहाँ आओ। यस सर। पहला जो केस था शॉर्ट का, जिसे हमने एक्सीडेंट कहा था, उस आदमी का मोबाइल किस कंपनी का था वो पता करो, और पूरे हफ्ते में जिन लोगों की हत्या इस करंट लगने से हुई है उनकी भी मोबाइल कंपनी का पता करो। अभी करती हूँ सर। सर, आपने जैसा कहा था मैंने सबके मोबाइल किस कंपनी के थे ये पता लगा लिया है। ये देखिए। ये सारे कांड एक ही मोबाइल कंपनी के फोन से हुए हैं। मतलब इस कंपनी में ही कुछ गड़बड़ है। हमें इस कंपनी के मालिक से मिलना होगा। ठीक कहा सर आपने। तो फिर चलो उनसे पूछताछ करते हैं। रोहित साहब, क्या आपको पता है आपके मोबाइल लोगों की जान ले रहे हैं? हाँ सर, पता है, इसलिए मैंने कल ही प्रोडक्शंस पूरी तरह से रुकवा दी है। तो क्यों मारा इतने लोगों को? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। भला मैं अपने ही कंपनी का नाम क्यों खराब करूंगा? और मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। झूठ बोल रहे हो तुम। एक तो डिफेक्टिव मोबाइल बनाते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। उल्टा मुझे अखबार में मेरी कंपनी के बारे में बुराई पढ़कर बहुत दुख हुआ है। ठीक है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी, माँ बाप नहीं है। एक बीवी थी पर हमारा तलाक हो गया, और एक छोटा भाई है। वो क्या करता है? उसका सॉफ्टवेयर का खुद का बिजनेस है सर। क्या लगता है आपको, किसी पर शक है आपको? कोई सगा या फिर कंपनी में कोई? नहीं सर, सब लोग मेरे ही हैं, किस पर शक करूं? ठीक है, जब तक पता नहीं चलता शहर छोड़कर मत जाना। सर, मुझे नहीं लगता उस राय ने कुछ किया है। ये किसी अंदर वाले का काम है। मुझे भी यही लगता है। सर, कंट्रोल रूम में एक फैक्स आया है। देखो और बताओ। सर, इसके मुताबिक अब तक जितने भी लोग मरे हैं वो सब करंट लगने से पहले फोन पर बात कर रहे थे। और हैरानी की बात ये है सर कि सभी को एक ही नंबर से कॉल आया था। क्या मतलब सबूत फोन में नहीं, फोन नंबर में है? एक काम करो, कंट्रोल रूम को फोन करो और इस नंबर की लास्ट लोकेशन पता करने के लिए कहो। यस सर। सर, इस नंबर की लास्ट लोकेशन रॉय का घर है। ये रॉय का कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो, पुलिस स्टेशन, कामिनी हियर। रॉय साहब आप? बोलिए। सर, रॉय का कहना है कि उसे पता है कि ये सब किसने किया है। उसने तुरंत हमें घर बुलाया है। जाते हैं, ये फोन का नंबर भी पता लगाना है। कुछ देर पहले ही इसने हमें कॉल किया था, अब ये सब कैसे हो गया? लगता है उस आदमी को पता चल गया होगा कि रॉय हमें सब कुछ बताने वाला है, इसीलिए उसने इसे मार दिया होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब रॉय ने हमें कॉल किया तब वो खूनी यहीं हो सकता है। एक काम करो, सारा घर अच्छी तरह से छान मारो और ये चाकू, इस मर्डर वेपन को फोरेंसिक भेज दो। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, पर इसमें बड़ी ही अजीब बात सामने आई है। चाकू पर रॉय का खून तो था ही, पर एक और इंसान का भी खून था। किसका? डीएनए टेस्ट से पता चला है कि वो दूसरा खून उसके भाई का है। मतलब रॉय के भाई का भी खून हुआ है, पर हमें तो वहाँ एक ही लाश मिली। शायद वो खूनी के हाथों से बच गया हो। शायद, या फिर क्या सर? रॉय के इस भाई को ढूंढते हैं, जिंदा या मुर्दा। सर, ये तो वही नंबर है जिससे लोगों की जाने गई है। जल्दी से इस नंबर को ट्रेस करो। मैं करती हूँ, पर फोन मत उठाना। सर, इस नंबर का लाइव लोकेशन तो रॉय का घर है। चलो जल्दी। अच्छा, तो तुम हो इस फसाद की जड़, तुमने किया है ये सब।
क्यों किया ये सब तुमने? मैं अपने भाई से बदला लेना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था उसे, क्योंकि वो सौतेला था और मैं सगा। पर मेरे माँ बाप ने सारी जायदाद उसे दे दी। इसलिए बदला लेने के लिए मैंने उसकी कंपनी के मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जिससे एक खास नंबर से आया हुआ फोन उठाते ही जोर का करंट लगेगा और लोगों को लगेगा कि मोबाइल की गलती है। और ये बात रोय को पता चल गई होगी, इसलिए उसे भी मार डाला। पर एक गलती कर दी तुमने, तुम्हारी हाथापाई में तुम्हारा खून भी चाकू पर आ गया। अब सड़ते रहना जेल में, फांसी का ऑर्डर आने तक। कमाल का नसीब है सर आपका, आप तो मरते मरते बच गए। अपना नसीब तो ऐसा ही है। काश तुम मेरे साथ होते बेटा, बहुत याद आती है तुम्हारी। इतनी रात गए कौन हो सकता है? तुम? नमस्ते ससुर जी। अरे अरे, तुम अंदर क्यों चली आ रही हो? और कौन ससुर जी? किसके ससुर जी? कौन हो भाई तुम? यादाश्त तो ठीक है ना आपकी ससुर जी? मैं पायल, आपकी बहू। और कौन? इंस्पेक्टर, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये मेरी बहू पायल नहीं है। अगर ये झूठ है ससुर जी तो कह दीजिए। अभय और मेरी शादी दिल्ली में हुई थी, ये भी झूठ है। दिल्ली? पकड़ा, झूठ पकड़ा इंस्पेक्टर। अभय और पायल की शादी दिल्ली में नहीं, मेरठ में हुई थी। इसका झूठ पकड़ा गया इंस्पेक्टर। ठीक है मनोहर जी, शादी के फोटोग्राफ्स दिखा दीजिए जिससे आपकी बात प्रूव हो सके। फोटोग्राफ्स तो नहीं है इंस्पेक्टर। दरअसल उनकी शादी मंदिर में हुई थी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि कैमरामैन बुला ही नहीं पाए। लेकिन मेरे बेटे के मोबाइल से एक फोटो खींची गई थी, वो उसके कमरे में है, चलकर देख लीजिए। देखिए इंस्पेक्टर, ये रही। ये क्या? इस फोटो में ये लड़की कैसे आ गई? मनोहर जी, इस फोटो में तो आपके बेटे के साथ ये लड़की पायल है, हैं? आह, आह, आह। मनोहर जी, आप बात करने की हालत में हैं क्या? जी कर सकता हूँ। मनोहर जी, अगर ये नकली पायल है तो असली पायल कहाँ है? और जी इंस्पेक्टर, शादी के कुछ दिनों बाद ही पायल ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वो हर छोटी बात पर झगड़ा लेकर बैठ जाती थी और एक दिन अचानक वो एक लेटर छोड़कर अपने किसी यार के साथ गायब हो गई। लेकिन उसके परिवार ने हमारे खिलाफ पायल को गायब और मारने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस आए दिन अभय को परेशान कर रही थी। अपनी बदनामी और कोर्ट कचहरी से तंग आकर उसने एक दिन खुद को आग लगा ली। सच ये नहीं है सर, सच ये है कि अभय और मैं नदी किनारे घूमने गए थे, जहाँ पर फिसल जाने से उनकी मौत हो गई थी। उन्हें अपने मरने की इंट्यूशन शायद पहले ही हो गई थी, इसीलिए उसने अपने मरने के कुछ दिन पहले ही घर और जमीन सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। शायद इसीलिए ससुर जी मुझे जायदाद से बेदखल करने के लिए ये सब कर रहे हैं। खामोश हो जा लड़की, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ पर झूठ बोली जा रही है। मेरे बेटे ने कोई घर जमीन इसके नाम नहीं किया। विश्वास कीजिए मेरा इंस्पेक्टर, मेरे पास इसे झूठ साबित करने के लिए एक पक्का ठोस सबूत है सर। दिखाइए। उसके लिए कहीं जाना पड़ेगा। इस गली में हमारे घर की पुरानी नौकरानी बसंती रहती है। वो इस झूठी पायल का नकली नकाब नोच डालेगी। यहाँ तो ताला है। हमें भी दिख रहा है। रुको रुको रुको। जी साहब, ये बताओ, इस घर में जो लेडी रहती है बसंती, कहाँ मिलेगी वो? किसी ने आपको गलत बता दिया है साहब। अरे इस घर में तो क्या, इस पूरे गांव में बसंती नाम की कोई महिला नहीं रहती। चलिए मैं चलता हूँ साहब, राम राम। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। मैं खुद 2 बार उसे यहाँ छोड़ चुका हूँ। आपका भी कमाल है मनोहर जी। पायल झूठ बोल रही है, यहाँ रहने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे मुझे तो लगता है कि 1-2 घंटे में आप हमें भी झूठा बोलने वाले हैं। ये किसका फोन है भाई? हाँ हेलो, क्या? ठीक है
जल्दी से अभी फोटो सेंड करो मुझे। तो मनोहर जी, बात ऐसी है कि शहर से बाहर जंगल में एक महिला की लाश मिली है। ये देखिए, आप इसे पहचानते हैं क्या? हाँ, ये तो बसंती है। किसने मारा इसे? अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि बसंती का कातिल कौन है। सर, अगर बसंती यहीं रहती थी तो वो आदमी झूठ क्यों बोल गया कि यहाँ कोई बसंती नहीं रहती? वो जरूर क्रिमिनल्स का आदमी होगा। ये मामला जितना छोटा लग रहा था उतना है नहीं कामिनी जी। कुछ तो बड़ा चल रहा है। तो सर, मैं उस साइकिल वाले को पकड़ूं? कामिनी जी, वो परिंदा साइकिल पर था, जाने किस गली में मुड़ा होगा। अरे उसे पकड़ना मुश्किल है, आप छोड़िए उसे। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां सोचते हैं कि आगे क्या करना है। इंस्पेक्टर, एक और तरीका है पायल का सच जानने का। पायल रॉयल कंपनी में जॉब करती थी। मैं उसके मैनेजर जगन को कॉल करता हूँ, वो बता देगा कि ये पायल नकली है। 1 मिनट सर। जगन बेटा, मेरे बगल में जो लड़की खड़ी है, इसे पहचानते हो? ये आपकी बहू पायल है सर, और हमारी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉई है। क्यों, क्या हुआ? कोई नया खेल खेला जा रहा है क्या? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक आदमी पूरी दुनिया खो दे सकता है, लेकिन माँ बाप को नहीं। इंस्पेक्टर, आप पायल के माता पिता को बुलाइए। उनके आते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कहिए इंस्पेक्टर, क्यों बुलाया आपने? अरे पायल बेटा, समझी जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? श्याम जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका समधी हूँ, ठीक है, पर ये आपकी बेटी पायल कैसे हुई? ये कैसा बेहुदा मजाक है मनोहर जी? पायल मेरी बेटी है तो बेटी है, कैसे हुई का क्या मतलब? ओह गॉड, नहीं नहीं नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। पता नहीं श्याम जी झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बात ऐसी है मनोहर जी कि आपने जितने भी लोगों को सामने लाया है, उन सभी ने इन्हें ही पायल बताया है। अब आप भी मान जाइए कि यही पायल है, और आप अपनी बहू के साथ खुशी से चैन से रहिए। क्या दिक्कत है? 1 मिनट इंस्पेक्टर, मेरे पास एक और सबूत है। सुन लड़की, अगर तू सच में मेरे बेटे की पत्नी है तो मेरे बेटे के शरीर की कोई निशानी बता। अभय के दाहिनी जांघ पर एक बड़ा तिल था। उसके बाएं पैर के घुटने पर बचपन से ही रेड मार्क था। उसकी छाती पर एक कट का निशान था जो ब्लेड से खेलते हुए लग गया था। इतना काफी है या और कुछ भी बताऊं ससुर जी? मनोहर जी, इन्होंने जो कहा वो सही कहा। सही कहा, पर मैं अभी भी कहूंगा कि ये लड़की मेरी बहू पायल नहीं है। मनोहर जी, आपके पास और कोई ठोस सबूत है जिससे साबित हो सके कि ये असली पायल नहीं है? मेरे पास अभी भी एक आखिरी और सबसे ठोस सबूत है, और वो है पंडित गोपाल दास, जिसने अभय और पायल की शादी कराई थी। मैं उन्हें कॉल करता हूँ। हेलो पंडित जी, आप MG रोड पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? जी जी जी। इंस्पेक्टर साहब, पंडित जी कल सुबह 9 बजे आ जाएंगे। जी नहीं, ये वो पायल नहीं है जिससे इनके बेटे अभय की शादी हुई थी। वो तो कोई और थी। देखा इंस्पेक्टर, आपने सुना, ये मेरी बहू पायल नहीं है। अब तो आपको यकीन हो गया ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मनोहर जी, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि ये लड़की जो आपको बेवकूफ बना रही है, ये आपकी बहू पायल नहीं है। लेकिन बेटा, ये आपका बेटा अभय जरूर है। क्यों? बसंती, तुम जिंदा हो? क्यों? इसे जिंदा देख हैरान हो गए तुम दोनों? कुछ समझ आया या नहीं? अरे मैं समझाता हूँ ना। तो मनोहर जी, बात ऐसी है कि आपके प्रिय बेटे ने पायल को जलाकर मार डाला और उसे कहीं दफना दिया। इस बीच पायल के माता पिता ने आपके बेटे पर पायल को गायब करने और मारने का केस दर्ज कर दिया। अब इससे छुटकारा पाने के लिए तुम बाप बेटे ने किसी XYZ की बॉडी को जलाकर उसे अभय की लाश प्रूफ कर दिया। अब इससे कोर्ट केस तो बंद हो गया, लेकिन भगवान की अदालत में जो केस एक बार खुल जाता है ना, वो बंद नहीं होता। तो
जिस जगह पायल की लाश को तुम्हारे बेटे ने दफनाया था उसे एक डॉगी ने खोद कर बाहर निकाल लिया, और उसके बाद श्याम जी और अनीता जी ने आपके बेटे को कानपुर मार्केट में देख लिया और मुझे खबर कर दिया। बस, जिसके बाद मैंने भी एक नाटक का जाल तैयार किया और तुम दोनों बाप बेटों को उसमें फंसा लिया। तो मनोहर जी, ये पायल नहीं बल्कि लाल चौक थाने की इंस्पेक्टर रागिनी सिंह है, जो ड्रामा कंपनी में भी काम करती हैं, और आज इनका ड्रामा यहाँ काम आया। वेल डन रागिनी, वेल डन, थैंक यू, थैंक यू। आपने मुजरिम को पकड़ने के लिए हमारी बहुत अच्छी मदद की है। वेल डन, वेरी गुड। ये तो मेरा फर्ज था सर। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों बाप बेटे को छोड़िएगा मत। आप टेंशन मत लीजिए, ये आदमी नहीं बचेगा, मेरा वादा है आपसे। जितनी बेरहमी से तूने पायल को मारा था ना, अब उतनी ही बेरहमी से मैं तुझे सजा दिलवाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी के कातिल को पकड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ इंसाफ हुआ है। श्याम जी, इंसाफ तो भगवान करता है, हम सब तो एक जरिया है बस, और क्या। एक न एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है, उसे सजा जरूर मिलती।